अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है मुतल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में। और मैं हूँ शेख जावेद अहमद और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 तौरीस की सालमा की बुनियाद, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस टॉपिक का नाम क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, कैसा बना है, कैसा काम किया गया, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात कि अब तक हमने क्या देखा। हमने कहा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, उससे बनता है आरएनए, आरएनए का ट्रांसलेशन होता है, उससे बनता है प्रोटीन। तो इसी इन तीनों टेक्निक को यूज करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया गया है। जब इन तीनों टेक्निक्स की, इन तीनों मेथड की, इन तीनों प्रोसेस की, इन तीनों अमल का जब डिस्कवरी हुआ, उसके बाद ये पॉसिबल हुआ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाए। ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? तो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये क्या है? ये एक ऐसी कोशिश है जिसके जरिए इंसानों के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर बेस सीक्वेंस कैसी है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस कैसी है, उसको मालूम किया गया। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ जो बहुत बहुत बेसिक कंसेप्ट है, और वो बेसिक कंसेप्ट क्या है? वो बेसिक कंसेप्ट ये है कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इस्तेमाल क्यों किया गया, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए की तरतीब कैसी है। डीएनए की तरतीब क्यों मालूम करना है? डीएनए की तरतीब इसलिए मालूम करना है क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा शाहकार, इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छी कोई चीज है तो वो है अशरफुल मखलूक यानी इंसान। तो इंसान कैसे बना है? इंसान के अंदर ये सलाहियतें कहाँ से आई? आप देखिए, इंसान की एक आंख है, एक आंख कई सारी चीजों को देखती है। एक कान है, वो कई सारे आवाजों को सुनता है, उसको डिफ्रेंशिएट करता है। जबान है, वो कई सारी चीजों को अलग करती है। और ये तीनों सलाहियतें एक इंसान के अंदर है, जबकि ये तीन सलाहियतें आपको एक अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर साइंसदानों के नज़दीक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बना क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक है, इसके पास कई सारी सलाहियतें हैं। तो ये कई सारी सलाहियतें इंसान के पास आई कहाँ से? तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? तो उसका सोर्स है डीएनए। तो फिर डीएनए के अंदर क्या है, डीएनए कैसा है, इंसानों के अंदर जो डीएनए है उसकी सीक्वेंस कैसी है, जो ये इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है। तो इसी को मालूम करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अभी देखिए यहाँ पर भी इन्होंने गड़बड़ किया है, इसको ब्यूमन कर दिया, इसलिए इसको छोड़ देना। यहाँ याद रखना कि यहाँ पर क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नाउ ये जो डीएनए है, हमने जो अभी तक जो हमने पढ़ा, गुज़िश्ता अबवाब में हमने जो पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा कि डीएनए में क्या होती है, बेसिस होती है जो मखसूस तरतीब है, जो किसी उज़ुइयों में जेनेटिक मालूमात को क्या करती है, तायुन करती है। तो डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस है, डीएनए की स्पेसिफिक अलाइनमेंट है जिसकी बेसिस पे वो अवेलेबल है, और उस सीक्वेंस की वजह से उज़ुइयों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड है। आंख कैसी होंगी, ब्राउन होंगी, काली होंगी, नाक कैसी होंगी, बड़ी होंगी, छोटी होंगी, कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, किस तरह से कलर होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड किया हुआ है? हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए के अंदर क्या है, बेसिस की क्या है, तरतीब है, उसने डिसाइड किया। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक उज़ुई या एक फर्द का जेनेटिक मेकअप डीएनए सीक्वेंस में मौजूद होता है। यानी आप कैसे होंगे, क्या होगा, जेनेटिक मेकअप आपका कैसा है, ये जेनेटिक मेकअप कौन डिसाइड कर रहा है? डीएनए की सीक्वेंस। अगर आप डीएनए की सीक्वेंस को चेंज कर दें तो जेनेटिक मेकअप क्या हो जाएगा, चेंज हो। जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया तो उज़ुया चेंज हो जाएगा। दो लोग हैं, अगर हम बात करें कि दो अफराद, तो दो अफराद मुख्तलिफ है, तो डीएनए के सीक्वेंस में भी कम अज कम किसी जगह पर क्या होते हैं, इख्तलाफ होता है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और आप है, आप में और मेरे अंदर फर्क है,
कलर का फर्क हो सकता है, आंखों के कलर का फर्क हो सकता है, मेरे दांतों का कलर हो सकता है, मेरे दांतों के शेप का कलर हो सकता है, मेरा कान है, कान के शेप का कलर हो सकता है, मेरी हाइट है, हाइट का शेप हो सकता है। तो ये जो फर्क है, ये फर्क किसकी वजह से आया, ये डिफरेंस किसकी वजह से आया, ये डिफरेंस आया डीएनए सीक्वेंस की वजह से। किसकी वजह से आया ये फर्क, डीएनए की सीक्वेंस की वजह से। फिर यही जो डीएनए सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल एक इंसान दूसरे इंसान से अलग क्यों है, इसलिए अलग है क्योंकि एक इंसान का डीएनए दूसरे इंसान का डीएनए से अलग है। इसी को उन्होंने अपना हाइपोथेसिस बनाया, इसी को उन्होंने अपना क्या बनाया, मफरूजा, अपना हाइपोथेसिस बनाया कि ऐसा हो सकता है। तो और इसी जुस्तजू के वास्ते और इसी चीज को मालूम करने के लिए कि ये बात सही है क्या, कि एक इंसान का डीएनए दूसरे इंसान के डीएनए से कितना अलग होता है, इस वजह से फिर उन्होंने स्टार्ट किया इंसानी जीनोम के मुकम्मल डीएनए सीक्वेंस की जुस्तजू को क्या दिया उसने, जन्म। है हम हमारे अंदर किसी भी चीज का इंटरेस्ट कब डेवलप होता है, हम ये चीज करना चाहिए कब होता है, जब हमको लगता है कि यार इसके पीछे कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी चीजें है, बहुत बड़ी रीजनेबल चीज है, तब जाके हम उस पर सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जब साइंसदानों को ये समझ में आया कि यहाँ कुछ ना कुछ खास बात है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस है, कुछ ना कुछ तब्दीली है, एक इंसान दूसरे इंसान से तब्दील है, ये जो क्यूरियोसिटी की किस वजह से तब्दीली है, तो वो डीएनए की वजह से तब्दीली है। तो फिर अब ये मालूम किया जाए कि उस डीएनए के अंदर सीक्वेंस कैसी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब ये जो पूरा वर्क है डीएनए के सीक्वेंस मालूम करने, ये पॉसिबल क्यों हुआ, तो ये पॉसिबल हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, किसकी वजह से हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये इंजीनियरिंग था लेकिन ये यहाँ पर भी उन्होंने उर्दू में मिस्टेक्स किया है, ठीक है, तो इसको याद रखना, यहाँ पर भी एक और गलती है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, क्या है वहां पर लिखा हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स को याद रखना। कि क़याम के साथ जहां डीएनए के किसी हिस्से को अलग करके क्लोन करना मुमकिन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोन करना ना, व्हाट इज मीन बाय क्लोन, क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना, क्लोन का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, यानी मैं हूं, अगर मेरे जैसा एक कोई और बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप, क्लोन, है ना। हम पढ़ते क्लोनिंग, क्लोनिंग हम सुन रहे हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होंगी तो उसमें भी क्लोनिंग के ऊपर डिस्कशन हुआ। क्लोनिंग क्या है, बेसिकली क्लोनिंग का मतलब होता है एक से दूसरी कॉपी बनाना। जिस तरह हम रेप्लिकेशन की बात करते थे, डीएनए से डीएनए बनाने के अमल को हम क्या कहते थे, रेप्लिकेशन। ये जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, ये नेचुरल है, लेकिन आर्टिफिशियल अगर कोई प्रोसेस आप करते हैं, सिंथेटिकली कर रहे हैं, आप अपने हाथ से अगर कर रहे हैं, इंसान अपने मैनमेड अगर कोई चीज है, तो वो कहलाती है क्लोन। वो क्या कहलाती है, क्लोन। तो डीएनए के किसी हिस्से को अलग करके उनको क्या करना, क्लोन करना मुमकिन हुआ, किसकी वजह से, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक की वजह से। और डीएनए सीक्वेंस को मालूम करने के आसान और तेज टेक्निक्स की दस्तयाबी, यानी अब हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे को समझ में आया कि यार ये सारे रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, तब जाके साइंसदानों को लगा कि यार अब हम ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं, ह्यूमन के डीएनए की सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। कब, जब उनको क्या मिला, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते थे, जिसकी वजह से वो बना सकते थे क्लोन, क्या बना सकते थे वो, क्लोन। तो यहाँ पर ये हुआ और ये सारी टेक्निक्स यहाँ दस्तियाब हुई, इसकी बिना पर उन्होंने 1990 में, कब, 1990 में, कब स्टार्ट किया उन्होंने, 1990 में इंसानी जीनोम सीक्वेंसिंग के एक बहुत हौसलामंद प्रोजेक्ट की उन्होंने क्या किए, शुरुआत। यानी जब 1990 में मैं पैदा हुआ, उस वक्त ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो याद रखना 1990 में, एग्जाम का ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज पूछा जाता है इस पे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब शुरुआत हुई, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, 1990 में। यहाँ पर कौन सी टेक्निक्स यूज की गई, तो यहाँ टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल की गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स कैसी होती है, कैसा परफॉर्म करते हैं, ये सारा डिस्कशन हम बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में करेंगे, ठीक है। नाउ ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 में स्टार्ट हुआ, इसको एक अजीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजीम प्रोजेक्ट, सो बहुत ग्रेट प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
ग्रेट प्रोजेक्ट। अब इसको ग्रेट प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं? एमसीक्यूज में अक्सर इस पे पूछा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इट इज ए क्वेश्चन मार्क, इट इज ए ग्रेट प्रोजेक्ट, एक अजीम प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको मतलब क्योंकि उसकी ज़खामत, यानी ज़खामत कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट की ज़रूरियात को बखूबी अंदाजा हो जाएगा। अगर आप देखेंगे कि इसको ग्रेट प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, इसको सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह है, उसकी दो बड़ी वजह है। एक तो ये बहुत ही क्या बोलेंगे, टाइम कंज्यूमेबल है, बहुत दिनों तक चला, बहुत सालों तक ये काम चला है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट की जो ज़रूरत है थी, इसकी जो नीड थी, इसको जो अमाउंट लगने वाला था, इसको जो काम करने के लिए साइंसदान लगने वाले थे, वो कई साइंसदान वहां पर मिलकर उन्होंने इसको काम किया। कई लाखों में साइंसदानों ने मिलकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी एक सोचिए आप कि अल्लाह की सिर्फ एक मखलूक है, अल्लाह ताला का सिर्फ एक मखलूक है इंसान, उसकी स्टडी करने के लिए कितने साल लगे, उसके सिर्फ डीएनए की स्टडी करने के लिए कितने साल लगे, कितने साइंसदान लगे। ठीक है, इसीलिए उसको रब्बुल आलमीन कहा जाता है, इसलिए वो बहुत जबरदस्त है। यानी एक ग्रेट प्रोजेक्ट जिसको आप ग्रेट प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, उस ग्रेट प्रोजेक्ट को रन करने वाला जिसको आप बोलते हैं ग्रेट, वो ग्रेटेस्ट है ना। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि इसको क्या कहना है, ग्रेट प्रोजेक्ट। क्यों? उसकी दो चीजें, एक तो बहुत जखीम है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, दूसरा उसकी जरूरियातें बहुत ज्यादा थी। अगर हम इस ग्रेट प्रोजेक्ट को अगर समझना चाहें तो हम उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसको ग्रेट प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि इंसानी जीनोम में तकरीबन 3 × 10⁹ बेस पेयर है, 3 बिलियन बेस पेयर है यहाँ पर, 3 × 10⁹ बेस पेयर होती है। और अगर एक बेस सीक्वेंस, अगर एक बेस को सीक्वेंस अगर करना है, यानी एक बेस को अगर आपको सीक्वेंस करना है, तो उसकी कीमत जो थी उस वक्त वो थी $3। कितनी थी? $3। $3 का मतलब क्या है? $3 का मतलब ये, अगर आज के अकॉर्डिंग हम बात करें, डॉलर की कीमत 70 से 75 रुपये है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब तकरीबन 250 से ज्यादा एक डीएनए के सीक्वेंस को। अब आप उसी 250 को ये 3 × 10⁹ से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा है? अरबों खरबों रुपये हो रहे हैं, लगाए। तो एक बेस पेयर को कितने पैसे लग रहे थे? उसको लग रहे थे $3। तो शुरुआत में अंदाजन कीमत तो यही थी। तो प्रोजेक्ट की कीमत तकरीबन कितनी पहुंच गई? $9 बिलियन। कितनी पहुंच गई? $9 बिलियन। तो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी थी, इसलिए इसको ग्रेट प्रोजेक्ट कहा जाता है। मजीद अगर हासिल शुदा मालूमात को किताबी शक्ल में जमा किया जाए, अगर ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो सीक्वेंस मिल रही है, अगर इसको किताब की शक्ल में अगर बनाया जाए, और किताब के हर वक्त में 1000 हरूफ हो, और किताब के हर वक्त में क्या हो? 1000 वर्क हो, और हर किताब 1000 औराफ की हो, तो एक इंसानी खलिए से डीएनए सीक्वेंस की मालूमात को जमा करने के लिए 3300 ऐसी किताबों की क्या पड़ेंगी? जरूरत पड़ेगी। कितनी किताबों की? 3300 किताबों की। तो आप सोचिए कि अगर एक इंसान के जीनोम का अगर आप सीक्वेंस कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को अगर आप स्टोर कर रहे हैं, एक पेज पे अगर आप स्टोर कर रहे हैं, तो आपको 1000 वर्ड अगर आप लिख रहे हैं, 1000 लफ्ज अगर आप वहां लिख रहे हैं, तो 1000 लफ्ज एक वर्क पे लिखने के बाद भी आपके पास जो किताबें बन रही है, उनके नंबर कितने आ रहे हैं? 3300। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर टोटल ह्यूमन का जीनोम कितना बड़ा है? 3 × 10⁹ बेस पेयर। उसके अगर बात करें, एक बेस पेयर की अगर बात करें, तो उसको कितना खर्च आ रहा है? $3। तो अगर कंप्लीट जीनोम को अगर करेंगे, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? $9 बिलियन। एमसीक्यूज, यहाँ से डायरेक्टली एमसीक्यूज बनते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन का जीनोम कितना बड़ा है? 3 × 10⁹ बेस पेयर की, तो एक बेस को कितना पैसा लग रहा था? $3। और अगर पूरे 3 × 10⁹ बेस पेयर को अगर सीक्वेंस करेंगे, तो टोटल कीमत कितनी आ रही थी? तो टोटल कितनी आ रही थी? $9 बिलियन। और अगर इनको किताब की शक्ल में किया जाए तो क्या हो रहा था? किताब की शक्ल में किया जाए तो तकरीबन 3300 बुक्स हमको क्या करना पड़ेगा? अवेलेबल कराना पड़ेगा। इतने बड़ी बुक्स हमको क्या करेंगे? लगेंगे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस एतबार से भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे, और इस एतबार से भी इंपॉर्टेंट है कि इससे हमारे ईमान में इजाफा होता है। वो किस तरह से? क्योंकि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये इतना बड़ा जो शाहकार है अल्लाह ताला का, अगर हमने मतलब पूरी जितने समंदर का पानी है अगर वो रोशनाई बन जाए, जितने दरख्त है वो कलम बन जाए, तब भी अल्लाह ताला के यहाँ जितनी बातें हैं हम उसको कोड नहीं कर सकते, हम उसको लिख नहीं सकते। दुनिया के अंदर जितने भी अल्लाह ताला ने शाहकार बनाए हैं, अगर हम लिखने के लिए बैठ जाए, इतनी रोशनाई भी ला ले, इतने कलम भी ला ले, तब भी हम उसकी बातों को नहीं कवर कर सकते, उनको हम एक जगह मरकूज नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक बनाया, हमको अक़ल दिया, हमको सलाहियत दिया, हमको पढ़ने की सलाहियत दिया, हमको अच्छे वालिदैन दिया, हमको अच्छे दोस्त दिया, हमको अच्छी टेक्नोलॉजीज दिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला का हमेशा इस मामले में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। नाउ बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसको हमको याद रखना है वो क्या है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट होने के लिए टोटल 13 साल लग गए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए कितने साल लग गए? 13 साल लग गए, जिसकी राब्तगी, अब इसके राब्तगी का मतलब क्या है? इसको कंट्रोल कौन कर रहा है या इसको कौन रन कर रहा है? तो इसकी राब्तगी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, किसने किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कितने साल लग गए? 13 साल। इसको कंप्लीट होने के लिए कितने साल लगे? 13 साल। तो एमसीक्यूज का ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। एमसीक्यूज में यह पूछा जाएगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कितने साल लगे, तो उसको कितने साल लगे? 13 साल। दूसरा बड़ा एमसीक्यूज पूछा जाता है वो है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था तो उसकी राब्तगी का मतलब है उसको कंट्रोल किसने किया, इसने कंट्रोल किया, उसको रन कौन कर रहा था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस प्रोग्राम को चलाया? तो उसमें सबसे पहला नाम है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको आमतौर पे हम बोलते हैं एनआईएच। क्या कहते हैं? एनआईएच। तो इसको याद रखना है आपने कि ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम क्या है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। दूसरा नंबर नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये दोनों के इश्तिराक से, इन दोनों के मिली जुली, इन दोनों के मिलने से ये पूरा प्रोजेक्ट रन हुआ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो HGPA यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसके इब्तिदाई सालों में, यानी जब ये स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कौन आए? ये दो आए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट। फिर कुछ सालों में उसको हायर किया वेलकम ट्रस्ट, यूके। दूसरा इनके बाद कौन आया यहाँ पर? इनके बाद यहाँ पर आया वेलकम ट्रस्ट। कौन आया? वेलकम ट्रस्ट, जो कहाँ की थी? यूके, यूनाइटेड किंगडम के अहम पार्टनर्स बने। बाद में फिर कौन आया? तो पहले कौन था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट। फिर कुछ सालों के बाद कौन आया? वेलकम ट्रस्ट। ना अब इसके बाद और कौन आया? उसके बाद आया जापान। उसके बाद वहां पर कौन पार्टिसिपेट किया? जापान। उसके बाद पार्टिसिपेट किया फ्रांस। किसने किया? फ्रांस। उसके बाद पार्टिसिपेट किया जर्मनी। किसने पार्टिसिपेट किया? उसके बाद जर्मनी। उसके बाद उसके अंदर पार्टिसिपेट किया चाइना यानी चीन ने। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ जो ताउन मिला, यहाँ पर जो हेल्प मिली वो किससे मिली? उसमें सबसे पहले हेल्प मिली वेलकम ट्रस्ट से, फिर उसके बाद जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सारे ममालिक वहां पर पार्टिसिपेट करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो वेलकम ट्रस्ट से रिलेटेड है, कौन सी ट्रस्ट पार्टिसिपेट की। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि कौन आया, किसने रन किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को रन करती थी। तो उनका नाम क्या है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और ये जो कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये मुकम्मल कब हुआ? तो ये मुकम्मल हुआ 2003 में। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तकमील कब हुई? इसकी तकमील हुई 2003, है ना। 1990 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1990। और ये कंप्लीट कब हुआ? 2003। कब हुआ? 2003
3, तो इस तरह से टोटल कितने साल लगे इसको? 13 साल। टोटल कितने साल लगे? 13 साल। तो याद रखना इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में और उसका इख्तिताम हुआ 2003 के अंदर। नाउ डीएनए के, अब ये जो प्रोजेक्ट हुआ इससे क्या फायदा है? तो डीएनए के तगय्युर के असरात के बारे में हासिल शुदा मालूमात बनी नौ इंसान पर असरअंदाज होने वाली बीमारियों की तशखीस, इलाज और किसी दिन इनको रोकने में इनकलाबी नई राहें क्या कर सकती है? खोल सकती है। तो अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ इससे फायदा क्या हुआ? इसके असरात क्या होंगे? इससे हमारे दुनिया में क्या फायदे होंगे? तो इसमें ये कहा जाता है कि इस मालूमात से हम क्या कर सकते हैं? इंसानों के ऊपर जो बीमारियां आ रही है उन बीमारियों को हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उनके डायग्नोस कर सकते हैं। यानी आज देखिए आप, आज हम जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, हम कौन कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? हम यही टेक्निक यूज कर रहे हैं, पीसीआर कर रहे हैं, है ना, हम एंटीजन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, हम 2 घंटे में 3 घंटे में बता दे रहे हैं कि कौन सी बीमारी। ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मालूम करने की वजह से। तो आज क्या होता है कि जो भी नई बीमारी आती है तो हमको बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता है, फिर उस बीमारी का इलाज भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और अब आगे चल के हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये था कि बीमारी आती थी तो हम उसको डायग्नोस करते थे, हल करते थे, फिर हम इलाज करते हैं। अब कोशिश ये की जा रही कि कौन कौन सी बीमारियां इवॉल्व होने के चांसेस है, कौन सी बीमारियां आने के चांसेस है। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा फायदा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। ना इंसानी हयातियात की समझ, यानी बायोलॉजी, इंसान की अगर बायोलॉजी की समझ और गैर इंसानी उज़ुइयों के बारे में मालूमात की तरफ इशारा करने के अलावा डीएनए सीक्वेंस इनकी कुदरती अहलियत के बारे में भी बता सकती है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फायदा क्या है? इसका एक और इम्पॉर्टेंट फायदा ये कि हमको क्या मिलेंगे? इंसान की हयातियात यानी इंसान की बायोलॉजी, कि इंसान की बायोलॉजी के मामले में बात हमको समझ में आएगी कि ब्रेन काम कैसे करता है, हार्ट काम कैसा करता है, किडनी काम कैसा करती है, यहाँ पर कौन कौन से प्रोटीन हैं जो काम करते हैं, अगर आप परेशान हो तो कौन से प्रोटीन आएंगे, अगर आप खुश हो तो कौन से प्रोटीन आएंगे, अगर आप बीमार है तब आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो ये समझ में आएगा। फिर गैर इंसानी उज़ुइयों के बारे में मालूमात की तरफ क्या होगा? इशारा मिलेगा। तो गैर इंसानी उज़ुए यानी जो इंसानी उज़ुए नहीं है उससे हटकर कौन कौन से उज़ु हैं जो गैर इंसानी उज़ुए नहीं कहलाएंगे? तो गैर इंसानी उज़ुए से रिलेटेड, यानी अब इंसानी उज़ु में यानी हर जानदार के अंदर आंख है, कान है, नाक, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे उज़ु है जो इंसान के अंदर नहीं है। पंख है, पर है, ये इंसानों के अंदर नहीं है। फीदर्स जो पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं दूसरे जानदारों के, इंसानों के अंदर नहीं है। तो कुछ ऐसे उज़ु है जो इंसान के अंदर नहीं है लेकिन वो दूसरे जानदारों के अंदर है। फिर डीएनए सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन की वजह से हमको क्या मालूम पड़ेगा? कुदरती अहलियत। कुदरती अहलियत का मतलब क्या है? कि इंसान के अंदर नेचुरली क्या क्या एबिलिटीज है, नेचुरली इंसान के पास कौन कौन सी सलाहियत है, ये क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीजें हमको क्या हो सकती है? मालूम हो सकती है। अगर ये हमको मालूम होगी तो क्या फायदा होगा? अगर ये हमको मालूम हो गई तो हम हिफ्जान सेहत यानी हम हमारी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। ज़रात, अगर ये मालूम पड़ गया तो हम ज़रात अच्छे से करेंगे। ज़रात और इसका क्या लेना देना है कि हम ये सारे कि हमको किस तरह के फूड मटेरियल चाहिए, हम उन्हीं को काश्तकारी करेंगे, हम उन्हीं की ज़रात करेंगे, उन्हीं को हमारे खेतों में उगाएंगे जिनसे इंसानों को ज़्यादा क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो ज़रात यानी गैर ज़रूरी तौर पर जो आप दूसरे प्लांट या दूसरे खेत वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जगह हम इस तरह के फ्रूट्स वगैरह ग्रो करेंगे, उनकी काश्तकारी करेंगे, उनकी ज़राअत करेंगे जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। फिर तवानाई की पैदावार की, अब हम क्या कर सकते हैं? इससे हमको मालूम है कि यार इंसानों के अंदर तवानाई के लिए क्या क्या चीज़ें नीड है। तो हम इस प्रोजेक्ट के ज़रिए या इस तरह की इंफॉर्मेशन के ज़रिए क्या कर सकते हैं? तवानाई की पैदावार कर सकते हैं, अलग अलग सोर्स हम डेवलप कर सकते हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, सबसे बर्निंग टॉपिक है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से हम हमारी हिफ्ज़ानी सेहत, ज़राअत, तवानाई की पैदावार और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वो सारी चीज़ें जो इंसानों के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, सारी चीज़ें जो इंसानों के ऊपर क्या हो सकती है? असरअंदाज होती है, जिनका इंसानों के ऊपर अफेक्ट पड़ सकता है, तो वो हमको कैसे मालूम पड़ेगी? वो इंसान से ही मालूम पड़ेगी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो मखलूक बनाया, अशरफुल मखलूक जिसको आज कहते हैं हम, जिसको हम इंसान कहते हैं, सूरज इसके लिए है, चांद इसके लिए है, पानी इसके लिए है, दरख्त इसके लिए है, गाड़ियाँ इसके लिए, रास्ते इसके लिए, ये ऐसी अशरफुल मखलूक अल्लाह ताला ने बनाया। इसलिए हमने बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी बारगाह में बार बार सजदा रेज होना चाहिए, बार बार उसका शुक्र अदा करना चाहिए ना। बच्चों आगे बढ़ते हैं। कई इंसानी गैर मॉडल जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट और सेनेरो हैबिटेंट्स एलिगेंस, ठीक है, ये एक और है। एक आज़ादा सेनेरो हैबिटेंट्स एलिगेंस क्या है? ये एक आज़ादा तौर पर रहने वाला नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। नॉन पैथोजेनिक निमेटोड मतलब ऐसा निमेटोड जिससे कोई बीमारी नहीं हो सकती, जिससे किसी की हलाकत नहीं होगी। इसी तरह से ड्रोसोफिला, ये फ्रूट नालाई, पौधों में चावल और अराबिडोप्सिस। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अलावा बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोरा हैबिटेंट्स एलिगेंस, ड्रोसोफिला, पौधों में चावल और अराबिडोप्सिस वगैरह के जीनोम सीक्वेंस किए जा चुके हैं। और ये एमसीक्यूज का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि ह्यूमन जीनोम के अलावा और किन किन के सीक्वेंसिंग हो चुकी है, किन की सीक्वेंस हमको मालूम है, कौन कौन से जानदारों के सीक्वेंस हमको मालूम है। तो बैक्टीरिया, ईस्ट, सेनोरा हैबिटेंट्स एलिगेंस, ड्रोसोफिला, राइस, अराबिडोप्सिस थाईलाना। तो ये इनके नाम आप लोगों को याद रखना है। बैक्टीरिया, ईस्ट, सेनोरो हैबिटेंट्स एलिगेंस, ड्रोसोफिला, राइस, अराबिडोप्सिस थाईलाना। ये सारे के सारे ऐसे जानदार हैं जिनकी सीक्वेंस हमारे पास अवेलेबल है। डीएनए की ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस के अलावा इन सारे एनिमल्स की भी जीनोम सीक्वेंस हमारे पास क्या है? अवेलेबल है। ये इनकी फोटोज है, ये राइस है, ये ड्रोसोफिला है, ये बैक्टीरिया है, ये सिनेरो हैबिटेट एलिगेंस है, और ये क्या है? चावल है, राइस है। तो इन सब की डीएनए के सीक्वेंस आज हमारे पास क्या है? अवेलेबल है। नाउ बच्चों आगे और बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज में कि इसका जो तरीक़ेकार है, इसकी जो मेथोडोलॉजी है कि इसको किस तरह से डेवलप किया गया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो मेथोडोलॉजी है, जो तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि ये इसको डेवलप करने के लिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यहाँ पर दो अप्रोचेस यूज की गई है। यहाँ पर दो अप्रोचेस है। एक अप्रोच के तहत इन तमाम जीन्स की पहचान करना था जो आरएनए की तरह एक्सप्रेस होते हैं, जो आरएनए बनाएंगे, जो क्या बनाएंगे? आरएनए, यानी जिनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो क्या बनाएंगे? आरएनए। तो जो आरएनए बनाएंगे बस उन्हीं सीक्वेंस, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि कुछ सीक्वेंसेस ऐसी हैं जो अनट्रांसक्राइब रीजन है, जिनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, और कुछ रीजन थे जिनसे कोई आरएनए नहीं बनेगा। तो वो कौन कौन से रीजन है जिससे क्या बनते हैं? आरएनए। तो उनको कहा गया एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस। क्या कहा उनको? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। उनको क्या नाम दिया गया फिर? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ईएसटी। उनका क्या नाम दिया गया? ईएसटी। तो पहली अप्रोच क्या थी? पहली अप्रोच थी ईएसटी। ईएसटी मतलब ऐसी सीक्वेंस जिनसे क्या बनता है? आरएनए। आरएनए का एक्सप्रेशन होता है, आरएनए बनता है, उन सीक्वेंस को क्या कहा गया? ईएसटी। इसीलिए पहली अप्रोच का नाम, पहली टेक्निक का नाम, पहली मेथड का नाम, पहले तरीके का नाम क्या है? ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। क्या नाम है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। नाउ दूसरा जो तरीका था वो था नामालूम अप्रोच।
नामालूम अप्रोच, जिसमें तमाम जीनोम के मजमूए को महज सीक्वेंसिंग, जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस शामिल है। पहले वाले में सिर्फ आरएनए, और आरएनए भी ऐसा जिसके अंदर क्या थी, कोडिंग सीक्वेंस थी। दूसरी वाली अप्रोच में क्या करें, दूसरी वाली अप्रोच में सबकी सीक्वेंस कर दी, सबकी सीक्वेंस कर दी, सबको बना दी। अब उसमें कोडॉन और नॉन कोडॉन, ऐसे सीक्वेंस जो मालूमात देंगी और ऐसे सीक्वेंस जो मालूमात नहीं देंगी, जिससे प्रोटीन बनेगा, कुछ चीजें ऐसी जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा, तो उनको भी शामिल किया गया। बाद में मुख्तलिफ सीक्वेंस के खित्तों को उनके नाम तफवीज की गए। बाद में क्या करेंगे आप, उनमें से छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करेंगे, उनके नाम देंगे, उनके नाम को क्या, उनको क्या करेंगे, उनको नाम देंगे कि ये कोडॉन है, ये कोडिंग सीक्वेंस है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इससे प्रोटीन बनता है, इससे प्रोटीन नहीं बनता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वाली अप्रोच में क्या था, पहली वाली अप्रोच में वो सारे जीन, वो सारी डीएनए सीक्वेंस जो एक्सप्रेस होती है, जिससे आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, यानी सिर्फ जिनका एक्सप्रेशन होता है, उन्हीं को यूज किया गया। लेकिन दूसरी अप्रोच में वो सबको लिया उन्होंने, जो एक्सप्रेस होती है और जो एक्सप्रेस नहीं भी होती है, उन सबको उन्होंने हासिल किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो दूसरी वाली टेक्निक है उसको कहा जाता है सीक्वेंस एनोटेशन। क्या कहा जाता है इसको, सीक्वेंस एनोटेशन। क्या कहा जाता है, सीक्वेंस एनोटेशन टेक्निक। तो पहली वाली टेक्निक और दूसरी वाली टेक्निक में क्या फर्क है, पहली वाली टेक्निक के अंदर सिर्फ ऐसे आरएनए, ऐसे डीएनए सीक्वेंस जो आरएनए बनाती है, और स्पेशली वो आरएनए जिनका क्या होता है, एक्सप्रेशन, मतलब जिनसे क्या बनते हैं, प्रोटीन। दूसरी वाली टेक्निक में सबको, जिससे प्रोटीन बनता भी है और जिससे प्रोटीन नहीं बनता, उन सब की सीक्वेंसिंग करें। बाद में उनको नाम दिया गया, उनके नाम अनाउंस किए गए, उनको नाम तफवीज किए गए, और इसी नाम की तफवीज, तफवीज करना मतलब, तफवीज करना मतलब अनोटेशन। ये क्या वर्ड है, ये तफवीज, तफवीज करना मतलब एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब क्या होता है, टैग लगाना, अनोटेशन करना, नाम देना, इस तरह से। इसीलिए इस टेक्निक का नाम क्या बन गया, सीक्वेंस एनोटेशन। क्या नाम बन गया इस टेक्निक का, सीक्वेंस एनोटेशन। तो अब यहाँ पर याद रखिए, मैंने इसको थोड़ा सा कोशिश किया कि आप लोगों को ये आसानी से कैसे याद रहेंगी, तो मैंने इसका ट्री डायग्राम बनाया हुआ है। दो तरीक़ेकार थे, दो तरीक़ेकार है, दो तरीक़ेकार में से एक का नाम है EST, जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। दूसरा तरीक़ेकार क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन। क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन। तो याद रखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर दो मेथड यूज किए गए, एक है EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। दूसरा टेक्निक कौन सा यूज किया गया, सीक्वेंस एनोटेशन। नाउ बच्चों, जब ये टेक्निक परफॉर्म की गई, EST हो या सीक्वेंस एनोटेशन, तो इसमें क्या गया, इसमें ये किया गया कि खलिए से, इसमें क्या किया गया, खलिए से मुकम्मल डीएनए अलहदा किया गया। सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम था डीएनए को अलहदा करना। सबसे पहला काम क्या था, डीएनए को अलहदा करना। फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करना। दूसरा काम क्या था, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, उसको डिवाइड करना। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों डिवाइड करें, क्योंकि जो डीएनए है ये एक बहुत लंबा पॉलीमर है। डीएनए क्या है, एक लंबा पॉलीमर है, और डीएनए के लंबे टुकड़े को सीक्वेंस करने में क्या हो सकता था, तकनीकी मुश्किलात का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। इसलिए उसको क्या कर दिया उन्होंने, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिए। फिर उसके बाद उनको क्या किया, उनको मखसूस वेक्टर्स, यहाँ पर तीसरी बात याद रखना है, क्या इस्तेमाल किए, वेक्टर्स। क्या इस्तेमाल किए, वेक्टर। ये डेक्टर्स नहीं है, वेक्टर्स है, ये हमेशा मिस्टेक करते हैं। तो वेक्टर्स को इस्तेमाल करके उन्हें मुनासिब होस्ट में क्या किया गया, होस्ट। अब यहाँ चौथा वर्ड क्या है, होस्ट। होस्ट में क्या किया गया, क्लोन। क्या किया गया वहां पर, क्लोन। तो याद रखिए कि यहाँ पर जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसमें जो दो टेक्निक है, EST और सीक्वेंस एनोटेशन, उसको किस तरह से परफॉर्म किया गया, तो सबसे पहले डीएनए अलग किया गया, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया, फिर उसको वेक्टर्स के अंदर रखा गया, और उस वेक्टर को कहां पर ऐड किया गया, होस्ट में, और उसके बाद उसकी क्या की गई, क्लोन।
उसके बाद क्या किया गया उसकी क्लोन। नाउ बच्चों मैं इसको और आसान करके आपको समझा रहा हूँ, इन स्टेप्स को आपको याद रखना है। पहली स्टेप क्या थी? पहली स्टेप में याद रखना है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या किया गया? डीएनए को आइसोलेट किया गया, डीएनए को अलग किया गया। दूसरा स्टेप क्या किया? डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया, उसका फ्रैगमेंटेशन किया गया। तीसरा काम क्या किया गया? वेक्टर के अंदर दाखिल किया गया। वेक्टर क्या होता है, कैसा होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। उसके बाद उसको क्या किया गया? उसके बाद उसको होस्ट के अंदर दाखिल किया गया। होस्ट मतलब घर, होस्ट मतलब घर ना। उसके बाद उसकी क्या हुई? क्लोनिंग। अब मैं इसको और थोड़ा डायग्रामेटिक करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ये सेल है ह्यूमन का और ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से आपने क्या निकाला? डीएनए। यहाँ पर आपने उससे क्या निकाला? डीएनए। ये डीएनए बहुत लंबा था, डीएनए बहुत लंबा था, इसलिए आपने क्या कर दिया? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब छोटे छोटे जो टुकड़े आपको मिल गए, तो अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को आपने क्या किए? इनको आपने एक वेक्टर इस्तेमाल किए। क्या इस्तेमाल किया आपने? एक वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है गाड़ी। वेक्टर का मतलब क्या होता है? गाड़ी। वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल, यानी ऐसी चीज, ऐसी मतलब गाड़ी जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। तो एक डीएनए के फ्रैगमेंट को किसी और जगह पे ले जाने के लिए जो डीएनए सीक्वेंस आप यूज करते हैं उसको कहा जाता है वेक्टर। उस सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या होता है, कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, क्या काम करता, कैसा करता, ये सब हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर याद क्या रखना है? आपको मेथोडोलॉजी याद रखना है। पहली मेथोडोलॉजी क्या है? डीएनए। डीएनए को आपने क्या करे? अलहदा करे, अलहदा करके उसको क्या कर दे? फ्रेगमेंट करे, फ्रेगमेंट करके आपने अब उसको क्या कर दिए? वेक्टर के अंदर ऐड कर दी। क्या कर दिया आपने? उसको वेक्टर के अंदर। तो ये आपका डीएनए। अब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को आपने क्या करे? होस्ट में ऐड कर दी। ये कोई बैक्टीरिया है जिसको हम क्या कह रहे हैं? होस्ट। और इसके अंदर उसको ऐड कर दिया। अब होस्ट करने के बाद इसकी क्या होंगी? क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या है कि ये बैक्टीरिया एक था तो एक से दो होंगे, दो से चार होंगे, चार से आठ होंगे, यानी बैक्टीरिया के क्या बढ़ेंगे? नंबर बढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया के नंबर बढ़ेंगे तो साथ में ये डीएनए के फ्रेगमेंट की भी क्या बन जाएंगी? कॉपी बन जाएंगी। तो हमारे पास डीएनए की फ्रैगमेंट की जितनी कॉपी बनेंगी उतनी ज्यादा कॉपी हम स्टोर करके रख सकते हैं, उनकी हिफाजत करके रख सकते हैं, फिर हम उनसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की, इसको बहुत डिटेल चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ जो याद रखना है वो स्टेप्स है। पहली स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप क्या है, चौथी स्टेप क्या है, पांचवी क्या है, छठी क्या है। पहली स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरी स्टेप क्या है? फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के टुकड़े। तीसरी स्टेप क्या है? वेक्टर के अंदर डीएनए के टुकड़े को दाखिल करना। चौथी स्टेप क्या है? डीएनए, वो जो वेक्टर है उस वेक्टर को कहां पर ऐड करना, कहां पर दाखिल करना? होस्ट के अंदर दाखिल करना। और पांचवी स्टेप क्या थी? क्लोनिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, इनको आपको याद रखना है। अगर आपने इनको याद रख लिए तो आपको आगे चल के जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बायोटेक्नोलॉजी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पर ये बहुत बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपसे शेयर किया ना। ये जो टेक्निक्स थी, ये जो मेथोडोलॉजी थी, उसमें ये सारी स्टेप्स थी ना। बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेक्टर। तो क्लोनिंग की वजह से आपको क्या हुआ? क्लोनिंग की वजह से क्या हो गया? वो जो टुकड़े थे उस टुकड़े की तादाद में क्या हो गया? इजाफा। ताकि बाद में इसको आप क्या कर सके? आसानी से क्या कर सके? सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सीक्वेंस लिए और उस फॉर एग्जाम्पल एक डीएनए का टुकड़ा लिया आपने, अब आपके पास वो एक ही टुकड़ा है। अब अगर आपने उसको इस्तेमाल किया, गलती अगर वहां पर कुछ हो गई, तो अब आपके पास दूसरा उसका कोई कॉपी अवेलेबल है क्या? नहीं। फिर अगेन आपको पूरा काम करना पड़ेगा, डीएनए निकालना पड़ेगा, टुकड़े करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप क्या करो? कॉपी कर लो। जैसा आपके आप जो नोट्स अभी लिख रहे हैं, अगर ये नोट्स अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो पहले आप इसकी जेरॉक्स कर लो, ताकि अगर आपने उसको दिया और उसने अगर गुमा दिया, उसने कहीं पर भुला दिया या कहीं और रख दिया, तो नुकसान किसका है? नुकसान आपका है। लेकिन अगर आपने जेरॉक्स करके अपने पास आपके नोट्स रखे तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि वो चाहे उसको चेंज कर दे, चाहे उसको घुमा दे, फिर भी आपके पास एक कॉपी अवेलेबल है जिसका आप दोबारा क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको याद रखिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्लोनिंग करने का मकसद क्या है? क्लोनिंग करने का मकसद ये है कि सिक्वेंसिंग की टेक्निक करते करते अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाए, अगर गलती से कोई गलती हो जाए, तब भी हमको कोई नुकसान ना हो, हमको दोबारा और पैसा खर्चा करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए यहाँ पर उसको उन्होंने क्या किया? उसकी
क्लोनिंग किए और उसके एम्प्लीफिकेशन किए। नाउ बच्चों यहाँ पर दो और इम्पोर्टेंट चीजें, वो क्या है कि आमतौर पे जो वेक्टर इस्तेमाल होते हैं या आमतौर पे जो इस्तेमाल होने वाले जो होस्ट है वो एक बैक्टीरिया है और ईस्ट है। आमतौर पे यहाँ जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग करने के लिए जो होस्ट इस्तेमाल करते हैं, ये होस्ट कौन है? तो आमतौर पे होस्ट दो है, एक है बैक्टीरिया और दूसरा होस्ट है ईस्ट। दूसरा होस्ट कौन है? ईस्ट। और यहाँ जो वेक्टर्स है, तो होस्ट कौन कौन है? बैक्टीरिया और ईस्ट। और जो वेक्टर्स है वो वेक्टर कौन कौन है? तो वो वेक्टर है BAC। एक वेक्टर का नाम क्या है? BAC। दूसरे वेक्टर का नाम है YAC। नाउ वहां दो दो तरह के वेक्टर है। एक वेक्टर है जो कहा था BAC। BAC का मतलब क्या है? BAC का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। BAC का मतलब क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और दूसरा जो वेक्टर है वो है YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। दूसरा कौन है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि होस्ट कौन कौन है। होस्ट है बैक्टीरिया, ईस्ट। वेक्टर कौन कौन है? तो आर्टिफिशियल वेक्टर। अब यहाँ पर और चीज याद रखिए, आर्टिफिशियल वेक्टर। आर्टिफिशियल दो तरह का है, एक है YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। दूसरा वेक्टर कौन है? BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है ना बच्चों। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब YAC और BAC का यूज किया, इन वेक्टर्स का यूज किया, इन वेक्टर्स का यूज करके होस्ट के अंदर DNA के फ्रैगमेंट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि होस्ट मल्टीप्लाई होगा। होस्ट मल्टीप्लाई होगा, होस्ट का एम्प्लीफिकेशन होगा, होस्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो साइमल्टेनियसली वो जो DNA का फ्रैगमेंट है जो हमने वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, अब वो होस्ट के अंदर आ गया, तो उसका भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके भी नंबर बढ़ेंगे। फिर आगे क्या होता है कि उनको वहां से निकाला जाता है और उन टुकड़ों को ऑटोमेटेड, और बाद में उनको क्या किया जाता है? उन टुकड़ों को ऑटोमेटेड सिक्वेंसर्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? फिर सिक्वेंस करते हैं। एक तो आपने जो सीक्वेंस, जो DNA के छोटे छोटे फ्रैगमेंट थे, जो टुकड़े थे, उनकी एम्प्लीफिकेशन करें, उनके नंबर ऑफ कॉपी बना दिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप काम करें तो आपको उसकी किल्लत ना पड़े। आपको अगर उसमें कोई गलती से नुकसान हो जाए, डैमेज हो जाए या कोई टेक्निक में इशू आ जाए, तो वो फ्रैगमेंट आपका खराब अगर हो भी गया तो आपके पास ऑलरेडी रिजर्व करके रखा हुआ है, सेव करके रखा, बचा के रखा हुआ है। अब आप उसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? और सिक्वेंसिंग करते हैं। यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऑटोमेटेड सिक्वेंसर, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसको क्या कहा जाता है? ऑटोमेटेड सिक्वेंसर। किसका इस्तेमाल करके किया जाता है? ऑटोमेटेड सिक्वेंसर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सिक्वेंसिंग है, यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि क्या किया जा रहा है यहाँ पर? सिक्वेंसिंग। तो ये जो सिक्वेंसिंग का प्रोसीजर है, ये किसने बताया? तो ये सिक्वेंसिंग का प्रोसीजर बताया साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। यानी ये जो ऑटोमेटेड सिक्वेंसर है किसके उसूल पे काम करता है? ये काम करता है फ्रेडरिक सिंगर्स। किसके उसूल पे काम करता है? फ्रेडरिक सिंगर। अब फ्रेडरिक सिंगर्स का उसूल क्या है, ये पूरा हम बायोटेक्नोलॉजी में और डिस्कस करेंगे। तो उन उसूलों पर काम करता है। और ये फ्रेडरिक सिंगर ने सिर्फ सिक्वेंसिंग, स्पेशली किसकी सिक्वेंसिंग? DNA की सिक्वेंसिंग, प्लस इन्होंने एक और काम किया, जो प्रोटीन्स की सिक्वेंस होती है, प्रोटीन की जो सिक्वेंसिंग होती है, प्रोटीन को सिक्वेंस करना। तो ये प्रोटीन को सिक्वेंस करना, प्रोटीन की सिक्वेंसिंग के लिए जो टेक्निक है, वो भी किसने बताया? वो भी फ्रेडरिक सेंगर ने बताया। किसकी सिक्वेंसिंग? प्रोटीन सिक्वेंसिंग की। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के नंबर कैसे लगे हुए हैं। अमाइनो एसिड को अगर आपको स्टडी करना है, तो प्रोटीन को अगर स्टडी करना है तो अमाइनो एसिड देखना पड़ेगा। अमाइनो एसिड की चेन के अंदर अलाइनमेंट कैसी है, कैसे उनके नंबर लगे हुए, ये भी टेक्निक किसने बताया? फ्रेडरिक सेंगर ने। तो एग्जाम में यहाँ से MCQs पूछा जाता है कि फ्रेडरिक सेंगर कौन कौन से टेक्निक्स का इजाद करने वाला है, इसलिए इसको याद रखिए। फ्रेडरिक सेंगर ने DNA सिक्वेंसिंग भी इजाद किया, और फ्रेडरिक सेंगर ही है जिसने प्रोटीन सिक्वेंसिंग की इजाद किया। तो ये MCQs में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसको याद रखिए ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद बच्चों ये है कि इन सिक्वेंसर को,
ये जो सीक्वेंस है, इन सीक्वेंसर को इनमें मौजूद ओवरलैपिंग रीजन की बिना पर तरतीब दिया जाता है। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, यहाँ पर आपने क्या किया, ये बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल से आपने क्रोमोसोम निकाला, क्रोमोसोम से डीएनए निकाला। अब डीएनए के आपने क्या कर दिए, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स। अब आपको कैसे मालूम कि ये फ्रैगमेंट पहले है या ये फ्रैगमेंट पहले है, कौन सा वाला फ्रैगमेंट पहले है, आपको कैसे मालूम? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर यूज किया ओवरलैपिंग रीजन। उन्होंने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पर, ओवरलैपिंग रीजन। ओवरलैपिंग रीजन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये फ्रैगमेंट कंसीडर करें, ये फ्रैगमेंट के अंदर सीक्वेंस है ATGCA और ये दूसरा फ्रैगमेंट है। अब दूसरे फ्रैगमेंट में शुरुआत कहाँ से होगी, दूसरे फ्रैगमेंट में शुरुआत होगी CA, मतलब यहाँ पर भी CA है और यहाँ पर भी CA, CAGCCTA। अब ये तीसरा फ्रैगमेंट, तो तीसरा फ्रैगमेंट को कट कहाँ पर लगाया उन्होंने, यहाँ पर लगाया T और A। अब यहाँ पर अगेन सीक्वेंस होंगी GCTGA इस तरह से। तो अब उनको क्या समझ में आया कि ये और ये ओवरलैप है, इसका मतलब ये कॉमन रीजन इनके बीच में, ये और ये रीजन ओवरलैप, इसका मतलब ये कॉमन रीजन बीच में। तो अब सीक्वेंस क्या बनेगी, सीक्वेंस बनेगी ATG और क्या ले लेंगे CA, फिर CA इसमें भी है, फिर अगेन GCC और TA दोनों में है, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे GCTGA। इसका मतलब ये जो ओवरलैपिंग रीजन था, इस ओवरलैपिंग रीजन की मदद से उनको समझ में आया कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। ओवरलैपिंग रीजन जिसके बाद में है वो पहला सेगमेंट है और जिसके पहले है वो उसके बाद का सेगमेंट है। इस तरह से उन्होंने ये ओवरलैपिंग रीजन्स की मदद से क्या करे, सीक्वेंस को क्या किया, उन्होंने तरतीब दिया, एक के बाद उसको क्या किए, तरतीब दिए। जैसा हमारे पास होता है, हम प्रेयर्स में जब खड़े होते हैं तो हमको कहा जाता है कि हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ, तो हम आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं कि किसकी हाइट छोटी है, फिर किसकी हाइट बड़ी है, फिर किसकी हाइट बड़ी है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट हमारा करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी अलाइनमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर अलाइनमेंट के लिए किसका यूज करें, ओवरलैपिंग रीजन। हम किसका यूज करते हैं, हाइट का। जिसकी सबसे छोटी हाइट होगी वो लाइन के अंदर सबसे आगे होगा और जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी वो लाइन में सबसे पीछे होगा। तो हाइट को हमने हमारा मेजरमेंट बनाया, हाइट की बेसिस पे हमने हमारी तरतीब दुरुस्त करें। यहाँ पर तरतीब किस बेसिस पे दुरुस्त हो रही है, ओवरलैपिंग रीजन। तो एग्जाम में इस पे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि डीएनए के फ्रैगमेंट को जो तरतीब दिया गया, उनको जो अरेंज किया गया, तो किस बेसिस पे किया गया, उन सीक्वेंस को किस बेसिस पे अरेंज किया गया, ओवरलैपिंग रीजन। नाउ इस वजह से सीक्वेंस के लिए लैनिन टुकड़ों को पैदा करना जरूरी हो गया। इस वजह से सीक्वेंस के लिए क्या करना हो गया, लैनिन टुकड़ों को यानी लाइनिंग, तो टुकड़ों की क्या करना शुरू जरूरी हो गया, लाइनिंग। उनको क्या करना जरूरी होगा, अलाइन करना जरूरी हो गया, उनको अलाइनिंग देना जरूरी है। इन तरतीब को सजाना इंसान के बस की बात नहीं थी। ये जो तरतीब है इसको इंसान नहीं कर सकता, इसलिए फिर किसका इस्तेमाल किया गया, कंप्यूटर के मखसूस प्रोग्राम। तो अब जो सीक्वेंसिंग हम करते हैं, सीक्वेंसिंग के लिए हम कंप्यूटर के मखसूस प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ेंगे आगे चल के तो बहुत सारे हैं, जैसे ब्लास्ट सीक्वेंसिंग टूल है, ब्लास्ट, इसी तरह से फास्टा, ये सीक्वेंसिंग के टूल है जहां पर क्या करा जाता है, डीएनए के प्रोटीन के आरएनए के सीक्वेंस को अलाइन किया जाता है। फिर ये जो तरतीब या सीक्वेंस बाद में किए गए, यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर एक चीज है कि ये जो तरतीब है या ये सीक्वेंस है बाद में किए गए और हर क्रोमोसोम से तफवीज किया गया। बाद में सारे क्रोमोसोम की क्या की गई, सीक्वेंसिंग की गई और उनसे तफवीज किया गया। क्रोमोसोम नंबर 1 पहले का सीक्वेंसिंग मई 2006 में मुकम्मल है। क्रोमोसोम नंबर 1 का, क्रोमोसोम नंबर जो 1 है उसका जो सीक्वेंसिंग है वो कब कंप्लीट हुआ, मई 2006 के अंदर। और ये जो क्रोमोसोम सीक्वेंसिंग किए गए तो 24 क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 24 में से 22 ऑटोसोम्स और एक्स और वाई में से आखिरी था। तो एक्स और वाई में से यानी ऑटोसोम्स और एक्स और वाई में से आखिरी था। दूसरा अहम काम जो था वो बाद में जेनेटिक, उसके बाद में अहम काम थे, उसमें अहम काम में एक था कि जेनेटिक मैप बनाना है, फिजिकल मैप बनाना, जिस तरह हमारा घर का डिजाइन बनता है उसी तरह का एक मैप बनाना, ये बहुत अहम काम था। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है इस पूरे टेक्निक्स के अंदर, वो क्या है, वो टेक्निक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो नाम है साइंटिस्ट फ्रेडरिक
कौन है साइंटिस्ट? फ्रेडरिक सेंगर। जिस साइंटिस्ट का आपको यहाँ पर नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में इस पे पूछा जाता है, जिसका नाम आपको याद रखना है, फ्रेडरिक सेंगर्स। क्या नाम है उसका? फ्रेडरिक सेंगर्स। तो कभी कभार इसको सेंगर्स मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंगर्स मेथड भी कहते हैं। सेंगर्स मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो इसको याद रखना, एग्जाम में अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नाउ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जीनोम का जेनेटिक और फिजिकल नक्शा। अब बाद में क्या करें, हर एक का यानी हर क्रोमोसोम का उनका जीनोम का जेनेटिक और फिजिकल नक्शा, जैसा हम हमारा घर का नक्शा बनाते, इसी तरह से उसका फिजिकल नक्शा कि ए है, जी है, सी है, इसको बाज़ाब्ता लिखा गया, उसको लिखा गया। तो अब वो कैसा, वो काम करने के लिए क्या किया गया, तो ये जो काम करना था उसके लिए इस्तेमाल करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिज्म। इसका इस्तेमाल करें वहां पर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक टेक्निक है, ये क्या है? टेक्निक है जिसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिज्म। तो RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ मॉर्फिज्म। दूसरा क्या है? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ मॉर्फिज्म और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ याद रखना है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके क्या किया गया? फिजिकल नक्शा बनाया गया। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP। नाउ इसके बाद क्या हुआ कि चंद रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, जिनको क्या कहा जाता है? माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं, के बारे में फिर हमको क्या हुई? मालूमात हासिल हुई, और इस मालूमात के जरिए फिर हमने क्या किए? सीक्वेंस बनाए। तो बेसिकली जो माइक्रो सैटेलाइट है ना, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो सैटेलाइट डीएनए? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए मतलब रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का मतलब क्या होता है? रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल ए, कई सारे ए है, ठीक है, तो ये आपका एक माइक्रो सैटेलाइट। कई सारे टी 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 है, तो ये माइक्रो सैटेलाइट। या कहीं पर एटी 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 एटी, इस तरह से एटी एटी है, यानी हजार, कई सारे, तो ये एटी आपका क्या बन गया? माइक्रो सैटेलाइट। तो जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होती है उसको क्या बोला गया? माइक्रो सैटेलाइट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह के माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल करके क्या किया गया? नक्शा बनाया। जैसा हम हमारे पास मार्कर रखते हैं, हम मार्कर रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से मुंबई जाना है, या यहाँ से हैदराबाद जाना है, यहाँ से आपको महाराष्ट्र से दिल्ली जाना है, या महाराष्ट्र से राजस्थान जाना है, या महाराष्ट्र से आपको हैदराबाद तेलंगाना जाना है। तो आप क्या करेंगे? बीच के जितने स्टेशन आते हैं उनको आप मार्क करेंगे, यानी वो आपके लिए क्या रहेगा? साइन बोर्ड रहेगा कि अब ये आ गया, अब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो इससे आपने क्या किया? डिस्टेंस तय करे, आपने आपके सफर की लंबाई तय करे। इसी तरह से डीएनए सीक्वेंस के अंदर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल करके उनका क्या इस्तेमाल किया? उनका क्या मालूम किया गया? साइज, उनके बीच की सीक्वेंस को। ठीक है, तो इसको याद रखिए ना। बच्चों इस लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा, इसके आगे भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, और अगले सेक्शन में हम इनको और भी अच्छे से क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये जो होता है, ये किस तरह से रन होता है, समझ में आया होगा। इसके अंदर जो मेथोडोलॉजीज यूज की गई, वो मेथोडोलॉजीज किस तरह से इस्तेमाल होती है, कैसे रन हुई, वो भी आपको समझ में आया होगा। इसमें कई सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज है, उसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगेन दूसरे कि लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस पूरे लेक्चर को आगे तक देखिए, अपने दोस्तों से भी कहिए, अपने फैमिली में भी कहिए कि इन लेक्चर्स को कंप्लीट देखिए। जितना ज़्यादा आप व्यू करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा। हमारा फ़ायदा होगा तो हम बहुत अच्छे से इन कामों को और अंजाम दे सकेंगे, क्योंकि हम आप लोगों से किसी तरह से फीस नहीं ले रहे, आप लोगों से किसी तरह से हम कोई हमारे आप लोगों से क्या बोलेंगे रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट ये कि आप लोग पढ़े, आप लोग आगे बढ़े, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा हमारी मुलाकात होती है। ठीक है।